नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निशाना साधा और सोनिया गांधी, अशोक गहलोत पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बीजेपी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी और वायदा उन्होंने नहीं, उनके युवराज ने किया था। मैंने सुना है आज वो धौलपुर में आने वाले हैं कि वो एक गिनती गिन करके कह के गए थे कि राजस्थान में 1 से 10 तक संख्या गिनूंगा, सारे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को कैसे प्रमोट किया जाए, राहुल जी को कैसा मौका दिया जाए, वो उनकी चिंता उनको सता रही है। जब बेटे की चिंता सताएगी तो जनता का काम करेंगे क्या? सोनिया जी को राहुल जी की चिंता और अशोक गहलोत जी को वैभव जी की चिंता, वो उनकी चिंता, बेटे की चिंता यहां कर रहे हैं, वो बेटे की चिंता वहां कर रही हैं, बेटों के चक्करों में चल रहे हैं। इनका तो पता है, आगे आने वाले अध्यक्ष का भी पता है इनका कौन बनने वाला है। ये तो पता नहीं कैसे प्रेशर बढ़ा दे उनको बना दिया, और नहीं आप सब जानते हैं कौन बनता है, ये किसको प्रमोट करते हैं। ये परिवारवाद कांग्रेस को खा करके रहेगा। ये परिवारवाद, परिवार की चिंता करते हैं और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की चिंता करती है। कांग्रेस को मुक्त करने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े अभियान छेड़े और नाथूराम गोडसे से लेकर आज तक बहुत प्रयास किए इन्होंने, लेकिन कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। न नाथूराम गोडसे मुक्त कर पाए और न ये मुक्त कर पाएंगे। और जहां तक बात राहुल गांधी की है, राहुल गांधी वो आदमी है जिसकी दादी ने देश को खंडित नहीं होने दिया, अपनी जान गंवा दी, कुर्बानी दे दी। और बाप वो आदमी है जिसकी लाश के चिथड़े चिथड़े हो गए। राहुल गांधी ने वो मंजर देखा है अपनी आंखों के सामने, अपनी दादी को मरते हुए देखा है देश हित के लिए, अपने बाप की लाश के चिथड़े उड़ते हुए देखे हैं। और उसकी माँ, जिस माँ के बारे में ये इल्जाम लगा रहे हैं, आज कोई पार्षद की कुर्सी के ठोकर नहीं मारता है, उसने 10 साल तक प्रधानमंत्री पद पे ठोकर मारी। चाहती तो कब की प्रधानमंत्री बन जाती। इनकी तरह नहीं है कि मेजोरिटी मैंडेट नहीं मिले तब भी सरकार बनाने का सपना देखते हैं, तोड़ मरोड़ के सपना देखते हैं। कांग्रेस के नेताओं को प्रलोभन देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और पार्टी में शामिल करने के वक्त उनके सारे गुनाह माफ कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र कायम करेंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे निशाना लगाते हैं। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। निगम ने छोटे मझले दुकानदारों का 2 से 3 हजार का चालान काटा है, साथ ही उनका ठेला और सामान भी जब्त कर दिया। दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने निगम के इस कार्रवाई का विरोध किया और बीजेपी पर निशाना साधा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दिलावर के बयान लगातार सुर्खियां भी बटोर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बयानों से लापरवाह शिक्षकों की हालत बेहद ही खराब है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो चलिए आपको बताते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें मंत्री दिलावर ने एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को बदनाम कर रखा है। 5 साल में दुष्कर्म और दुराचार के आरोप में घिरे शिक्षकों की सूची बनाओ, इनको अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। वहीं दिलावर ने आगे कहा कि स्कूल में कोई भी शिक्षक या स्टाफ तंबाकू, गुटखा और सिगरेट समेत नशे वाली सामग्री न लेकर आए। देखो, ये तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसके कुछ नियम बनाए हुए हैं कि विद्यालय के 200 मीटर के रेडियस में कहीं भी कोई भी उत्पाद नहीं बिकेगा।
और न ही शिक्षक या जो भी विद्यालय परिवार का सदस्य है या विद्यार्थी उस परिसर में गुटखा खाएगा। तो उस संदर्भ में मैंने कहा कि हम सब लोग ये कहते हैं कि कोई दुकानें नहीं होगी, उसको दुकानों को भी हटाते हैं और यदि शिक्षक खा करके आएगा तो गांव वालों को नाराज़गी बढ़ेगी इस बात की कि खुद तो गुटखा खाते हैं और हमारे का रोजगार भी छीनते हैं। तो उस संबंध में यदि कि आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो फिर मैं बचाने वाला नहीं हूँ। अवैध दिखाकर नहीं, अवैध होंगे या सरकार के नियमों का उल्लंघन किया होगा तो ऐसी संपत्तियों को धराशायी किया जाएगा। हमने कभी किसी को रोका नहीं कि वो बालाजी की पूजा नहीं करे, भैरू जी की पूजा नहीं करे या नमाज नहीं पढ़े, पर स्कूल समय में नहीं, कोई भी स्कूल छोड़ करके स्कूल समय में पूजा पाठ करने या नमाज पढ़ने नहीं जाएगा तो पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी और इसकी पुनरावृत्ति करेगा तो एब्सेंट मार्क की जाएगी, फिर भी पुनरावृत्ति करेगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब मिलकर भजनलाल सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी और उसके घटक दल भी कांग्रेस शासन में हुए घोटालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रखी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रराज सिंह सिंघवी से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अब लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो राजनीतिक सरगर्मियों का पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब राजस्थान में कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत दोनों एक मंच पर आकर के या एक स्वर में आकर के लगातार भजन सरकार पर जो है वो तल्ख टिप्पणी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त हमारे साथ चंद्रराज सिंह भी मौजूद हैं। तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, सचिन पायलट और गहलोत लगातार जो है वो कहते आ रहे हैं कि पर्ची की सरकार है और अभी इन्होंने ईआरसीपी को जो है वो काल्पनिक बता दिया है। कोई आदमी कुछ भी बोलने की छूट है। अशोक गहलोत जी, आपकी तो पूरी फर्जी सरकार थी और ईआरसीपी पर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको लगता है ईआरसीपी गलत है? आप बताइए, आप अच्छा सुझाव दीजिए ना। क्या चाहते हो ईआरसीपी में? पानी कम मिलेगा, पानी ज़्यादा मिलेगा? अरे मिलने का रास्ता तो खोला, तुमने तो रास्ता ही नहीं खोला था, बांस की तरह बैठे थे। काल्पनिक है, वो काल्पनिक है, मगर तुमने तो काल्पनिक को भी कल्पना से बाहर कर दिया था। सोचा ही नहीं था कभी काल्पनिक होती है। कोई आदमी कल्पना करता है तो सजीव करता है, जो कल्पना ही नहीं करता है वो मूर्ख क्या करेगा? अब रहा साल, अब दोनों ने आकर के एक साथ कह दिया। क्या कह दिया? पहले भी दोनों एक थे, तब भी कहते थे सरकार बना लेंगे, रिपीट होगी। क्या रिपीट? ब्रोबीट हो गई। रिपीट होना तो अलग की बात है। अरे वो तो 542 में से 542 सीटें जीत रहे हैं भारत में, मगर शर्त ये है कि भारत की जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान के एरिया तक लिमिटेड कर दी जानी चाहिए। जीत रहे हैं, खाक जीत रहे हैं, पता नहीं कोई बात, न हींग न पूछना, पंचायती करते हैं। 25 जीत रहे हैं, एक सीट जीत जाओ, आओ मुझसे शर्त लगा लो। 25 सीट कहाँ की जीत रहे हो? जो तुम्हें जमानत जब सवाई माधो बनाने नहीं देंगे, वो बेटा किरोड़ीलाल जिलत नहीं लगा देगा तुमको। और इधर गंगानगर एरिया में 2-3 पर लड़ सकते हो, वो भी लड़ोगे नहीं कि तुम्हारे जितने तगड़े पहलवान हैं वो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। है ही नहीं तुम्हारे पास, लड़ने वाला आदमी नहीं है, टिकट लेने को तैयार नहीं है और चुनाव जीत। तुम चुनाव लड़ लोगे तो भी मैं तुमको कहूँगा कमाल कर दिया तुमने, ऐसा भयंकर कमाल जिसका कोई मुकाबला नहीं है। गिर सकती है, 100% गिरेगी। 2029 के बाद 2034 में ये सरकार गिरेगी, तब तक सूझ आप आराम करो। ये तो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस शोकसभा का चुनाव लड़ रही है, इतना अंतर है। क्यों गिरेगी ये सरकार? कौन गिराएगा? हाँ, इनके भीतर कुछ लोग हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, उनकी सह से कांग्रेस ही प्रचार करती है। मगर मैं उनसे भी कहता हूँ, हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता। भाइयों, भाजपा नेताओं, आप में से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तो भजनलाल ही रहने वाला है। वसुंधरा, इसके 2 शब्द है। धरा, धरा का मतलब जमीन। वसुंधरा धरती माता की तरह शांत है, तो अच्छा है ना। क्या करें, कहाँ जाए? जो गए वो कांग्रेस भाग भाग के आ रहे, बाहर जा नहीं सकती, अंदर का फैसला कर नहीं सकती। वसुंधरा का सम्मान हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य है, वो मैं भी करता हूँ।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में चंद्रराज सिंह भी, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर के पर्दा साफ कर दिया है कि जो गाहे बगाएं सियासत में जो बयानबाजी हो रही है, उन बयानबाजियों में कोई तल टिप्पणी नहीं है। हालांकि ये बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ हवाई फायर की तरह समझी जा रही है, लेकिन लगातार भजन सरकार अब जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है, उस पर अब कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा लोकसभा को लेकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, इच्छापुर। ऐसा विज्ञान जो हाथों की लकीरों को पढ़कर आपके भविष्य की सारी बातें बताते, उसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक ऐसे ही पोस्टर का विमोचन किया। मदन दिलावर ने कहा कि हिंदू संस्कृति में ज्योतिष की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है और हम आज भी कुछ भी नया करते हैं तो एस्ट्रो पंडित या पंचांग को देखकर मुहूर्त निकालते हैं। यह एस्ट्रो सागा आज के युवाओं और पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगा और लोग फिर से अपनी संस्कृति की ओर वापस आ जाएंगे। ज्योतिष विज्ञान की कोचिंग कराते हैं और इसको ऑफलाइन ऑनलाइन की भी करके अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष विज्ञान सिखाने का इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, इसलिए एक पोस्टर का विमोचन किया है। सर एक्चुअली एस्ट्रो सागा का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। एक तो है हर घर ज्योतिष, हर घर एस्ट्रोलॉजर, हर घर ज्योतिष, हर घर एस्ट्रोलॉजर। जो अपनी जो संस्कृति थी इंडिया की, जब लोग सब चीज़ों को मानते थे, वो चीज़ों को अपन वापस हर घर में लेके आ रहे हैं। और ये सारा जो प्रोग्राम अपन कर रहे हैं, सारी जो कोर्सेज डिसाइड हो रहे हैं, वो सब अपने जो बनारस यूनिवर्सिटी है उसमें जो प्रोफेसर है डॉक्टर राजा पाठक जी, उनके ही सानिध्य में सारे कोर्सेज डिज़ाइन हो रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि अपना एस्ट्रोलॉजर आदमी खुद बने, जो भी पंडितों से बात करे, खुद करे, उससे पहले खुद सीखे। घर में अपनी सनातन धर्म जो था उसमें जो संस्कृति थी, पूजा पाठ कैसे होती है। जयपुर में 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और वैज्ञानिक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री प्रेमचंद बैरवा, वैज्ञानिक ऐसा के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा विज्ञान भारती के संगठन सचिव डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा जी के दिशा निर्देशन में तैयार की गई। इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने पोस्टर के माध्यम से अपने शोध पत्रों का प्रदर्शन किया और विज्ञान के गृढ़ रहस्यों को कविता के माध्यम से सरस एवं सरल भाषा में प्रस्तुत किया। इस दौरान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने युवा वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए कहा कि आपको माननीय प्रधानमंत्री के विज्ञान विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी विज्ञान के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करने होंगे। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में 11 मार्च से लखी मेले की शुरुआत होने जा रही है। इसके चलते जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने अपने कार्यालय पर बैठक की और मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। लोगों को इस बार 8 फीट ऊंचा निशान न लाने की हिदायत भी दी गई है और इस यंत्र को कांच के शीशे बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। मेले में आने वाले श्रद्धालु अपने जूते चप्पल गाड़ी में ही खोलकर अपने आने के संबंध में व्यापार प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए और इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क एवं सुरक्षा से जुड़े विभाग को जल्द से जल्द समस्याओं के दूर करने के निर्देश दिए गए। उनके लिए यात्रा कैसे सुगम की जा सके, कैसे उनके लिए चीज़ें आसान की जा सकें और पहले से स्पष्ट की जा सके कि क्या कहाँ अलाउड होगा, क्या कहाँ अलाउड नहीं होगा। उसके ऊपर हम लोगों ने बैठ के डिटेल से विचार विमर्श किया और उसमें कुछ डायरेक्शंस भी पास किए। मोटा मोटा जो है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे किस तरीके से भीड़ को हम डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। कुछ एंट्री का तो काफ़ी हद तक सुगम हो गया है, कुछ एग्ज़िट का जो पार्ट है जहाँ से बाहर निकालना है वहाँ पे कुछ नए रूट हमने डिज़ाइन किए हैं। व्यापार संघ के साथ बैठ के हमने चर्चा भी करी है, कुछ चर्चा व्यापार संघ के साथ और करेंगे। किसी के बिजनेस को भी हानि कम से कम पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। लेकिन भीड़ भी नहीं इकट्ठी हो, स्टैम्पीड की पोजीशन भी नहीं है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना। उधर केंद्र और यूपी सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल मिशन नामक योजना चला रही है, लेकिन प्रशासन में बैठे अधिकारी ही सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में पलीता लगाते नजर आ रहे। मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां बासी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बजहर घाट में बनाए जा रहे ओवरहेड टैंक के निर्माण में जंग लगी पुरानी सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया माल लगाया जा रहा। गाँव के ही एक समाज सेवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की है।
मेरा नाम समीउल्लाह, ग्राम सभा बड़हर घाट से हूँ मैं। बड़हर घाट है ये। जी सर। अच्छा, ये जो पीछे आपके बन रहा है क्या है? ये फोल्डेशन टंकी है, पानी का टंकी। पानी की टंकी। तो इसमें ये शिकायत मिली है कि इसमें जो सरिया पिछले साल बिछाया गया था, इसमें पानी भर गया था, मिट्टी आ गया था, तो रस्टेड हो गया था, उसी सरिया को दोबारा यूज कर रहे हैं। जी जी। तो शायद आप लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन उसके बाद भी बदला नहीं गया है। बदला नहीं गया है। जी। क्या ये जो कह रहे हैं सही है, यही बात? हाँ, हमारे संज्ञान में है ये बरसात से पहले यहाँ बंद गया था। हालांकि इनको निर्देश दिया गया था इन लोगों को कि बरसात से पहले ही ये फाउंडेशन तक कर लें। किसी कारणवश मैन पावर कमी की वजह से वो नहीं कर पाए। सरिया बंधा हुआ है, जानकारी मिली है हमें। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हटवा दिया जाए, सरिया दूसरी सरिया बांधी जाएगी, इसके बाद कार्य किया जाएगा। उधर अजमेर जिले में रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और आरोपी को 53,000 के आर्थिक दंड से दंडित भी किया। बताया जा रहा है कि पड़ोस के रहने वाले एक शख्स ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिवार को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जाट जी द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को आज 20 वर्ष के कठोर कारावास और 53,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार परिवादी ने पुलिस थाना ब्यावर सिटी में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि वो रात्रि को अपने परिवार सहित घर पर सो गए थे। सुबह 4 बजे उठा, देखा तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिली। तो उसको जब तलाश कर रहे थे तो उस बच्ची के फ़ोन पर जब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन उसी फ़ोन से दोबारा उसके पिता के पास फ़ोन आया कि वो कोर्ट के बाहर खड़ी हुई है। तो उसके पिता उसको और परिवारजन उसको घर लेकर आए। तो घर पर आकर बच्ची ने बताया कि वहीं पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति उसको रात्रि को उसको फ़ोन करके उसको डराया, धमकाया और धमकाने के कारण वो घर से बाहर आई। फिर वो उसको अपने घर ले गया और वहाँ ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना की तत्काल उसके पिताजी ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसका तत्काल मुकदमा दर्ज कर उसका मेडिकल कराया, 161, 164 के बयान कराए। पीड़िता के जो 161, 164 के बयान हुए और उसके जो पर्चेजात लिए गए, जब्त किए गए पीड़िता और अभियुक्त के, उन सभी के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 53,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। चलिए, फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।